जानते हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा के द्वितीय दायित्व ग्रहण समारोह में अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट आर्यन पाल सिंह ने पुनः दायित्व ग्रहण किया है। आइए जानते हैं आर्यन जी के जीवन परिचय के विषय में। नमस्कार जी। जहाँ तक जीवन परिचय की बात अगर आप करें तो मतलब इसमें आप मेरी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह जानना चाहते हैं या जीवन परिचय की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? देखिए, मेरी जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा जो है शुरुआती दौर बिल्कुल हॉस्टल से गुजरा है। मैं क्लास 3 से बाल विद्या मंदिर लखनऊ में हॉस्टल में रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहाँ। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज, फिर यहाँ वाईडी कॉलेज और उसके बाद फिर से लखनऊ यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया है। तो ये शुरुआत शुरू से रही। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इकोनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है और बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कैंपस से मतलब केनिंग कॉलेज से मैंने लॉ कंप्लीट किया है। और उसके बाद 93 से वकालत के पेशे में हूँ और वकालत के साथ साथ मैं अपने आप को किसान कहलाने में बहुत सुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय किसान, हर किसान को अपने आप को किसान कहना चाहिए जी। क्योंकि केवल किसान को लोग सोचते हैं ना कि बड़ा अलग सी चीज़ है। ये मैं जानता हूँ कि अगर किसान ना हो तो शायद जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए किसानों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ और स्वयं को मुझे किसान कहना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बताया आप किसान और शिक्षा भी आपकी अच्छी है। आप लखीमपुर में एक बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो समाज सेवी संगठनों में आपका जुड़ाव कैसे और कब हुआ? देखिए, पहली बात तो अनिल जी, एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा कि मैं कोई बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ, क्योंकि समाज सेवी अपने में बहुत बड़ा शब्द है। शायद मैं उसका अगर 2%, 1% ही अगर वहाँ तक पहुँच पाऊँ तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। आजकल लोगों में बड़ा इस बात का क्रेज़ है कि उन्हें बड़ा समाज सेवी कहा जाए। तो मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे, प्राचीन समाज सेवी और युवा समाज सेवी और पता नहीं कौन कौन से समाज सेवी, गॉड नोज़ बेटर। मैं तो ये मान के चलता हूँ व्यक्ति यदि स्वयं सेवी ही बन जाए और केवल थोड़ी सी सेवा कर ले, अपनी कर ले, अपने समाज की कर ले, तो इतना पर्याप्त है। लेकिन हाँ, संगठनों से मेरा जुड़ाव ज़रूर रहा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मुझे याद है कि मैं जब इंटर वगैरह में पढ़ता था तब यहाँ पर त्रिमूर्ति आर्ट्स क्लब करके एक संगठन हुआ करता था। तो शुरुआत में मैं उसका सेक्रेटरी रहा और संस्थापक सेक्रेटरी था मैं उसका। उसमें बहुत से कार्यक्रम हुए, आज भी लोग उसको पहचानते हैं, याद करते हैं। उसके बाद 91 में यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। और उन दिनों मुजफ्फर अली साहब जो है आए थे मेरे शपथगढ़ में, मुझे आज भी याद है। तो वो भी दौर अच्छा रहा, चलता रहा। उसके बाद 96 में मैं JCI लखीमपुर खीरी से जुड़ा। JCI भी बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, व्यक्तित्व विकास का संगठन है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद मैं 2003 में उसका अध्यक्ष बना। उसके बाद बस कारवां यूँ चलता रहा। लायंस क्लब, लायंस उपकार में 2014 में लायंस उपकार से जुड़ा और मुझे 3 साल तक उसके अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो बस इसी तरह एक सेवा चलती रही, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की जो कोशिश मेरी थी वो यूँ ही चलती रही। वर्तमान में भी भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, आप जान ही रहे हैं, जैसा कि आपने शुरू में बताइए है। संस्कृति शाखा का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। आखिर आपकी रुचि राजनीति में क्यों नहीं रही? देखिए, राजनीति में रुचि का जहाँ तक सवाल ये है, मैं 88 में जब मैं BA पार्ट 1 का स्टूडेंट था तब मैं वाईडी कॉलेज का कोषाध्यक्ष था। राजनीति में और उन दिनों बड़ा अच्छा दौर भी था। पटेल राम कुमार वर्मा जी और ये सभी लोग छात्र राजनीति में बहुत ही ज़्यादा अक्सर रहते थे और राजनीति को हाथों हाथ लेते थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा रुचि राजनीति में नहीं रही। कुछ समाज सेवी संगठनों की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहा। राजनीति भी देखिए फुल टाइम जॉब है और राजनीति की जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा बैकग्राउंड भी होना बहुत ऐसा होना चाहिए, राजनीतिक बैकग्राउंड
अब चूँकि मेरा ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे फादर तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, डीवाईएसपी से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और घर पर चूँकि उनका अकेला ही पुत्र हूँ, तो इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ भी और परिवार की जिम्मेदारियाँ भी, इन सबको देखते हुए मुझे लगा कि राजनीति में शायद मैं बहुत समय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए राजनीति में मैं अपना करियर नहीं बना पाया। संस्कृत शाखा में पिछला सफर आपका कैसा रहा? पिछला सफ़र देखिए, पहली बात तो है कि संस्कृति शाखा पिछले साल ही बनी थी, आपको याद होगा। करीब 7-8 महीने का समय मिला हम लोगों को, जी 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 और किसी भी नए संगठन को खड़ा करने में अनिल जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नए सारी चीज़ों को नए सिरे से लगाना पड़ता है, नए सिरे से करना होता है। हमारे मेंबर्स नए होते हैं, उनको उस बारे में जोड़ना होता है, समझाना होता है, बताना होता है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत रही, बहुत से कार्य हुए। हम लोगों ने एक गांव को अडॉप्ट किया, मैनीपुरवा एक गांव है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। पर्यावरण क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ कार्य किए गए हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मित्र हैं डॉक्टर बीवी धुरिया जी, उनके साथ मिलकर, उनके कहना चाहिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। हम लोगों ने वर्ष पर्यंत निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर लगवाए, उनके लिए दवाई भी मुहैया कराई, और वो उसमें मोर देन 2000 से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो मैं इसको अपनी शाखा की एक उपलब्धि मानता हूँ। जैसे कि दोबारा दायित्व ग्रहण किया है, इस वर्ष आपकी क्या योजना है? देखिए, अब दोबारा तो मेंबर्स की सब लोगों की इच्छा हुई, क्योंकि भारत विकास परिषद में कोई चुनाव ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसको दायित्व कहते हैं, इसीलिए चुनाव नहीं कहते हैं। तो लोगों ने विश्वास जताया है, तो इस वर्ष अभी फिर से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है अभी अप्रैल से। अभी कुछ ही दिन पहले इसका दायित्व ग्रहण समारोह भी हुआ 23 तारीख को। तो इस बार हमारी कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। एक तो हम चाहते हैं कि वृक्षों को, पौधों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करें, और यहाँ भी देखिए जी, मेरी बड़ी स्पष्ट सोच है, मैं पौधों को लगाकर उनको छोड़ आने में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर हम 10 पौधे लगा रहे हैं, वो 10 पौधे पुष्पित पल्लवित होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने लगा दिया, आपने अपनी मतलब क्वांटिटी पूरी कर दी कि हमने इतने पेड़ लगा दिए। हम क्वालिटी वर्क पे भरोसा करते हैं। इस बार हमने अपना जो है टारगेट 2000 पौधों का रखा है। इसमें करीब 1100 पौधे हम अपने फार्म हाउस पे जी बस अपने फार्म हाउस पे उनको हम लगवाएंगे, और जो फार्म हाउस पे लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है पालन पोषण हम लोग करेंगे, और बाकी हमारे सदस्य मिलकर काम करेंगे। समाज सेवियों की भीड़ में आज के समाज सेवियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई देखिए, ये तो बड़ा आपने टेक्निकल सवाल पूछ दिया। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं समाज सेवी, पहली बात तो स्वयं को मैं समाज सेवी कभी नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ एक स्वयं सेवी हूँ। बस समाज के लिए अगर कुछ कर पाता हूँ तो मुझे उसमें खुशी होती है। बाकी आजकल समाज सेवियों की तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। आदमी कहता है ना कि आपने सुना भी होगा, बात हंसने की है लेकिन बड़ी है, जेन्युइन सी है, कि हम 1 दर्जन केला बांटते हैं और उसमें 8 लोग पीछे खड़े होते हैं। ये भी एक समाज सेवा है। 20 एंगल से फोटो लेते हैं, और 20 एंगल से फोटो होते हैं, और अखबार में दूसरे दिन ये भी जानना चाहते हैं कि होता है वो अखबार में जाता है। जी बिल्कुल। और उसमें अगर नाम अखबार में ना आए तो हम नाराज भी हो जाते हैं। तो आपने खुद महसूस किया होगा, क्योंकि आप तो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, शिकायतें आपको मिलती होंगी इस टाइप की। जी। तो मैं तो समाज सेवियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, हालांकि हो सकता है उनको मेरी बात खराब लगे, लेकिन समाज सेवी शब्द बहुत बड़ा है, बहुत आदरणीय है, बहुत सम्माननीय है। इस शब्द की मर्यादा को जरूर कायम रखें, क्योंकि समाज सेवा बहुत बड़ा चीज़ है, और जहाँ समाज सेवा में हमारी कहना चाहिए हमारे स्वार्थ जुड़ जाएंगे, तो वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि वो समाज सेवा है। समाज सेवा तो वो है जहाँ हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। हमारी फोटो छपे न छपे कोई मतलब नहीं है, हमारे काम, मेरे कार्य होने चाहिए, मेरे कार्य समाज में जाने चाहिए, लोगों को प्रेरणा दें, और अपने लिए, स्वयं के लिए हम उत्तरदायी हो पाएं। मेरा तो अपना ये मानना है, और ये मेरा प्रयास भी रहता है। सर, पत्रकारिता, लेखन और काव्य के क्षेत्र से भी आप जुड़े रहे? जी हाँ, थोड़ा सा शौक रहा। इस पर 2 शब्द सर। जी बिल्कुल। जब ये बिल्कुल मेरी समझ से आज से करीब 15-20 साल पहले का सफ़र है, बल्कि और पहले का होगा, जब मैं वाईटी कॉलेज में पढ़ रहा था।
उन दिनों एक यहाँ पर पेपर शुरू हुआ करता था, सांस्कृतिक क्रांति। जी जी। तो उसमें मैं, जैसे आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी टाइप का कॉलम होता था, आमने सामने। तो उसमें मैं एक इंटरव्यू लिया करता था और कई अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला। उन दिनों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय देव जी, रघुनंदन प्रसाद इंद्र, बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी रहे हैं, गांधी जी के टाइम के समाजसेवी रहे हैं। उनका मुझे इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो मैंने प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। इस प्रकार उन दिनों की कई संगीत से जुड़ी हुई हस्तियों का भी इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला, क्योंकि इधर में युवक बिरादरी एक संगठन है बॉम्बे का, कांति शाह जी उसके कहना चाहिए फाउंडर हैं, जय बच्चन जी और ये फारूक शेख जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब जैसे लोग इस संगठन से जुड़े रहे। तो उसका क्योंकि प्रदेश सचिव रहा हूँ मैं, तो मुझे मौका मिला इन लोगों से मिलने का और इन लोगों के बीच अपनी बात कहने का। तो थोड़ा सा लेखन में और थोड़ा शौक रहा, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने लिखा और डायरी में बंद कर दिया। बस यही रहा कि इसको बहुत ज़्यादा उजागर नहीं किया, ये कह सकते हैं, प्रकाशित नहीं कराया, लेकिन हाँ मेरा शौक ज़रूर रहा। लखीमपुर शहर में आप एक अच्छे संचालक के रूप में जाने जाते हैं। इस विषय में आपका सफर जानना चाहूंगा। यह आपका शौक है या व्यवसाय? देखिए अनिल जी, संचालन मेरा विशुद्ध शौक है। मैंने इसको व्यवसाय के तौर पर कभी नहीं लिया और मुझे मंच संचालन करना अच्छा लगता है। इसके लिए जीसीआई संगठन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मंच भय अगर कहीं से दूर हो जाए आपका, तो आप एक अच्छे संचालक हो सकते हैं। शब्दों का चयन आपके पास अच्छा हो, आप सामने वाले श्रोता की नब्ज को पकड़ पाते हो और आपके अंदर बोलने की क्षमता हो, तो आप एक अच्छे संचालक बन सकते हैं। मुझे याद है कि इसका भी बड़ा एक दिलचस्प वाकया है, मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा आपसे जी। मैं 7th क्लास में इंदौर में सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़ता था। वहाँ मतलब जो है प्रिंसिपल के चहते स्टूडेंट्स में मैं आता था और मुझे याद है कि एक बार एनुअल फंक्शन वहाँ पर हुआ। तो एनुअल फंक्शन मतलब मोर देन 3,000 to 4,000 लोगों की एंट्री, और वहाँ हमारी प्रिंसिपल ने सीधे हमसे कहा, मिसेस मैरी, मुझे याद भी याद है, कि आरिंद यू गो। वो फिलर होते हैं ना जो बीच में मंच पर्दा बंद होता है, और फिलर के तौर पे मेरे को माइक पकड़ा दिया गया कि यू गो। अब वो मेरी हालत देखने वाली थी, मेरा पसीना छूट रहा था कि मैं आखिर वहाँ इतने लोगों के सामने जाके क्या कहूँगा। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल का ऑर्डर है, माइक लेके मैं गया मंच के सामने, और जब मैंने वहाँ की भीड़ को देखा तो रियली बताता हूँ कि मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा कि मैं कहूँ क्या, मैं तो बिल्कुल शून्य हो गया, इतने लोग सामने क्या बोल सकता हूँ। लेकिन चूंकि कुछ कहना था तो मुझे याद है कि मेरे पहले शब्द थे, मैंने ऑडियंस से यही बोला कि भाई देखिए, मैं आप लोगों को देखकर बहुत नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मैम ने कहा है, दैट्स वाई मुझे कुछ कहना है। और मैं एक चुटकुला सुनाकर चला आया। लेकिन यह है कि जब उस दिन मैं आया तो मेरे दिमाग में जरूर आया कि नहीं यार, ये मंच संचालन या इसका भय तो बड़ा खतरनाक चीज है। तो मैंने उस दिन से प्रण कर लिया कि नहीं यार, अब ये मंच का जो है भय ही मुझे दूर करना है। और फिर मैं मंच पे धीरे धीरे आने लगा। ईश्वर की कृपा है, आज चाहे 10 लोग हों या 10,000 लोग हों, मुझे कोई भय नहीं लगता। और आप लोगों का ये प्यार है, ये हमारी लखीमपुर की जनता है, हमारे संगठनों का प्यार है कि वो मुझे एक अच्छा संचालक कहते हैं। मुझे खुशी होती है इस बारे में। लेकिन बस ये है कि मैं प्रयास करता हूँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, आपके मैंने व्यंग पढ़े हैं और व्यंगों के माध्यम से भी आपने समाज को बहुत कुछ दिया है। देखिए कभी कभी होता है, सर इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कभी कभी होता है ना कि हर आदमी को अपनी बात कहने का कुछ तरीका होता है। तो मैंने कभी कभी कुछ लोगों पर व्यंग जरूर किए हैं, लेकिन लोगों पर मैंने व्यंग नहीं किए हैं, मैंने व्यवस्था पर व्यंग किए हैं। जैसे कि मैंने जो आपको बताया कि समाज सेवा जैसी बात है, तो उन तथाकथित समाज सेवियों पर मैंने व्यंग किए हैं। मैंने उस राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किए हैं। लेकिन उन व्यंग्यों का मेरा कतई मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को आहत करूं। हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, जब उनकी कुछ ऐसी ओछी हरकतें सामने आती हैं या कुछ ऐसे कार्य सामने आते हैं, किसी की भी हों, भले ही परिवार के क्यों ना हों, तो कुछ कहने का मन करता है।
तो आजकल तो सीधा जमाना तो है नहीं, आप सीधे किसी से कह दीजिए कि नहीं अनिल जी ये चीज़ आपकी हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि आप नाराज हो जाओ। मैं घुमा के कह दूं तब शायद ठीक है, लोगों को हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन मेरी व्यंग्यों को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरे व्यंग्यों को कोई भी व्यक्तिगत तौर से पे ना लें। मेरे व्यंग्य केवल एक सुधारात्मक दृष्टिकोण से मैं उनको लिखता हूँ, उनको कहता हूँ, प्रयास करता हूँ समाज को कुछ अच्छा देने के लिए। समाज को कुछ अच्छा देने के लिए एक मजेदार व्यंग हो जाए। व्यंग तो मैं क्या कहूँ, अभी मैंने एक अवार्ड एम्पोरियम का एक व्यंग लिखा था, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कहूँगा, सही मौका नहीं कहने का। लेकिन चलिए मैं 4 लाइनें आपको बता देता हूँ, कह लेता हूँ। अर्ज किया है कि जिनके चेहरे मक्कारी की स्याही से काले हैं, जिनके चेहरे मक्कारी की स्याही से काले हैं, बातें करते हैं वो ओढ़कर नकाब शराफत का, बातें करते हैं वो नकाब ओढ़कर शराफत का, बैठे जहां निगल लिया उसे ही अजगर की तरह। आजकल होता है ना कि जहां आदमी बैठा है उसको ही निगल जाने की कोशिश करता है, वही मैंने लिखा है कि बैठे जहां निगल लिया उसे ही अजगर की तरह, खुद को लोगों का वो सच्चा निगेवान कहते हैं। बहुत बेहतरीन। चेहरा बदल कर कभी फितरत नहीं बदला करती, चेहरा बदल कर कभी फितरत नहीं बदला करती, बहलाने से यूं इंद्र सीरत नहीं बदला करती। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत कुछ कह गए। जी जी जी। और जिनके रग रग में मक्कारी की छाप दिखती हो, जिनकी रग रग में मक्कारी की छाप दिखती हो, अब वो दूसरों की हस्ती मिटाने की बात करते हैं। तो बस इसी तरह जो है इंद्र के नाम से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, कभी कुछ कह देता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कर्ज किया है कि हम तो मुसाफिर हैं जनाब, अपने घर में ही हम आज बेगाने से बन गए। कुछ लोगों के बारे में मैंने लिखा है, लोग जो अपना दर्द कहते हैं तो उनके लिए लिखा है मैंने कि अपने घर में ही हम आज बेगाने से बन गए, लोग पहनकर नकाब खासम खास हो गए। जिनके में मक्कारी छाई है वो पहन के नकाब खासम खास हो गए। हम तो रिश्ते निभाने में खप गए इंद्र, हम तो रिश्ते ही निभाने में खप गए इंद्र, आज वो रिश्ते ही हमें मिटाने में लग गए। तो इसी टाइप का कुछ कभी कभी लिख लेता हूँ और समाज को देने का कोशिश करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत सी चीज़ें, दिल की चीज़ें कुछ बाहर निकल कर आई। सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ और ये भी चाहूँगा कि मेरी किसी बात से समाज के किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। समाज में हम सब अपना एक सच्चे स्वयंसेवी के तौर पर समाज को कुछ दे पाएँ, समाज के लिए कुछ कर पाएँ, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें आज के अपने कार्यक्रम में स्थान देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सर। और हम आपको बताना चाहेंगे हम जल्दी ही एक एक करके समाज के प्रतिष्ठित लोगों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, दैनिक जनजागरण। बहुत शुक्रिया।